प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज की प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले आम इंतखाबात से कबल पीटीआई को बड़ा नुकसान। साइफर केस में बानी पीटीआई को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इस्तगासा केस साबित करने में कामयाब। शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद दे दी गई। जनरल बाजवा ने साइफर चोरी कराया। साबिक आर्मी चीफ ने हुसैन हक्कानी के जरिए मेरे खिलाफ लॉबिंग की। बानी पीटीआई ने जनरल बाजवा पर अपनी हुकूमत गिराने का एक बार फिर इल्जाम दोहरा दिया। पीटीआई का पुरअमन एहतजाज। 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। सजा पर बेस्ट गौहर खान का रद्द अमल। आर्मी मीडिया में साबिक वज़ीर आज़म को सजा मिलने की खबरें शह सुर्खियां बन गईं। मुखालिफ जमातें सजा के ऐलान पर खुश। इसके अलावा बात करेंगे जुल्म सहे, कौमी राज फाश न किया। बानी पीटीआई ने इक्तदार जाता देखा, पाकिस्तान पर हमला, कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियासी जलसे से खिताब। खान पर मुल्की सलामती दाव पर लगाने का इल्जाम लगा दिया, जबकि मरियम नवाज का बानी पीटीआई के साथ दहशत गर्दों वाला सलूक करने का मुतालिबा। इसके अलावा बात करेंगे जिला बुनेर में पहली हिंदू खातून डॉक्टर सवेरा प्रकाश जनरल निशस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतर आई। कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली हिंदू डॉक्टर सवेरा इलेक्शन जीतकर क्या करने का अज़्म रखती हैं, उन्हीं से जानेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे एफआई की जानिब से सहाफियों को नोटिस जारी करने का मामला। कोई बंदा अपना काम करने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सहाफियों की जानिब से मुतफर्रिक दरखास्त दायर न होने पर इजहार तशवीश। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में सहाफियों के खिलाफ नोटिस पर कार्रवाई मौखर करने की यकीन दहानी करा दी। समात मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याई साहब ने। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याई साहब। अस्सलाम जी। अच्छा न्याई साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम बड़ा दिन था आज। एक पीटीआई के लिए एक बुरी खबर, एक और बुरी खबर इलेक्शन से पहले। साइफर केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? मेरे ख्याल है फैसला तो इंतहाई तकलीफदेह है और बड़ी तहरीक इंसाफ वाले या जो इमरान खान साहब के जो साथी हमदर्द हैं उनके ऊपर बड़ा कर्ब और एक जो दुख और तकलीफ का आलम होगा। और फिर पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी इस तरीके से नहीं चला कि जिसको जो फैसले को पूरी तरह मुतमिन कर सके। वैसे तो इतनी पोलराइजेशन है कि फैसला अगर वो पूरा सारे कवायद और ज़वाबित जो है उनको ऑब्जर्व करके भी चलाते तो भी जो एक फरीक ने उसको हमेशा नहीं मानना। लेकिन बास फैसले ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर जो बहुत सारे रहनुमा असूल होते हैं, उनको गाइडिंग प्रिंसिपल होती हैं किसी कोड को चलाने के, तो वो उल्टा बाला किए जाते हैं। नवाज शरीफ के केस में भी बिल्कुल यही कुछ होता रहा, बल्कि इससे कुछ ज्यादा ही हुआ हो। अपने अपने देखने की बात है। नवाज शरीफ के साथियों से पूछे तो जिस दिन नवाज शरीफ 10 साल अंदर जा रहे होंगे और बेटी भी 7 साल, जब 6 जुलाई 2018 को सजा हुई होगी तो मुस्लिम नून के ऊपर क्या बीती हुई होगी, किस कर्ब का आलम होगा। तो तरीके साहब का वही हाल है। बहरहाल किस्सा ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे वजीर आजम जो हैं या सियासतदान जो हैं वो जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी टक्कर आई है तो कई लुक़्मे अजल बन गए, कई सियासत से उनको हाथ धोना पड़ा और कई फिर जो सियासत के अंदर वो रोलर कोस्टर्स और तकलीफ मसाए, कभी खुशी कभी गम। बहरहाल ये पाकिस्तान की मुख्तसर कहानी है सियासी। लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट डे, क्योंकि एंड ऑफ द डे इस पॉलिटिकल जो अदम इस्तेकाम है उसको बढ़ाना है, उसको घटाना नहीं है। अच्छा न्याई साहब, ये तो आपने सेंटिमेंट की बात की है, लेकिन अगर थोड़ा सा केस के बारे में बात करें, बड़ी तनकीद हो रही है इस फैसले के ऊपर। ये जो तनकीद बुनियादी तौर पे की जा रही है, ये इस केस के ऊपर की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि हाई कोर्ट में अगर ये जाएगा तो ये फैसला कलअदम हो सकता है। तो ये केस मजबूत नहीं है, इस बुनियाद पर की जा रही है, या टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जिस तरह से केस को प्रोसेस किया गया है उन बुनियाद पर यह तनकीद की जा रही है? देखिए जी, हाई कोर्ट नॉर्मली इतने बड़े केस में इतनी बड़ी शख्सियात को रिलीफ देता है और
वो उसको केस को अगर हाई कोर्ट ने पीटीआई की जो पहली जो मुझे सामने आई है, जो हामिद खान साहब क्योंकि एक संजीदा आदमी है और संजीदा बात करते हैं और बड़ी पुख्ता बात करते हैं। दूसरा, हामिद खान साहब के बारे में मुझे पता है कोई यकसुई है, उनके किरदार, उनकी कॉल, उनके फेल के अंदर कभी कोई तजाद मैंने नहीं देखा। मैं पुराना जानता हूँ उनको, बड़े बहुत ही भाइयों जैसे उनसे रिलेशन है और मैं इस रिलेशन में उनसे बहुत मुतासर हूँ। हामिद खान साहब ने तो ये कहा है जी कि हम इस केस को, चूंकि वो ट्रायल फेयर नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि इसको दोबारा रिमांड बैक किया जाए। तो रिमांड बैक करने की सूरत में भी मेरा ख्याल है 2-4 हफ्ते या 2-4 महीने में 2-4 महीने लग जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर मेरिट में भी किया गया और हाई कोर्ट ने रिमांड बैक ना किया तो 3-4 महीने बाद केस जो है उसमें से इमरान खान साहब को रिलीफ दी जाएगी। मेरे नजदीक ये केस जो है ये असल में ये कोई ये वो कहते हैं ना कि आप एक प्रोसेस को एक इंतहा तक पहुंचाते हैं, एक इख्तिताम पे पहुंचाते हैं। ये इख्तिताम पे नहीं पहुंचाया गया, ये एक शुरुआत है और जिसका कहना चाहिए कि वार्म अप है। ये एक पानी की गहराई नापने के लिए जब आप एक कंकर फेंकते हैं तो देखते हैं कि कितने उसके अंदर ताश आता है, तो गहराई का पता चल जाता है, कितनी लहरें बनती हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से वजूहात कई हैं। एक्सपेक्ट भी मैं नहीं कर रहा था कि कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन रिएक्शन तब भी नहीं आया था जब इमरान खान साहब को 1.5 साल पहले नाअहल करार दे दिया गया था और फिर एक उनके ऊपर बड़ा ही तकलीफदेह कातलाना हमला हुआ था। तो तहरीक इंसाफ रिएक्ट ना करना, या 25 मई को उन्होंने बहुत 30 लाख बंदों का वादा किया, तो चलो जो था सो था। उसमें तो ये था जी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उस वक्त उनके ख्याल अपना पंजाब की हुकूमत उनके मुखालिफ थी, इसलिए वो उसकी वजह से मार डालते रहे। लेकिन 26 नवंबर को तो उन्होंने लोगों से कस्में पुराने ली थी और हल्फ लिए थे, अपने भी देखे, क्लासा साहब ने भी देखे, हमने भी देखे। तो 25 नवंबर को रावलपिंडी में जाके सड़क के किनारे इतने बड़े कौमी लीडर का, जिसके नजदीक उसके बकौल 60-70-80-90% पोलिंग हो और है बड़ी उनकी बड़ी पोलिंग जितनी भी हो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है। तो ना निकलना, फिर उनके कई फैसले जो थे उसमें लोगों का बहरना नहीं हुआ। 9 मई को भी मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जी आप 30,000 बंदा निकाल के ले आए तो कोई बदमाई का लाल आपको काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि पब्लिक 30,000 ऑन रोड एक वक्त में कोई आम चीज नहीं है। तो इमरान खान साहब तब नहीं निकाल सके, 2-3 वाकयात हो गए, तब लोग नहीं निकले। तो मुझे लगता है कि इससे शायद तहरीक इंसाफ वाले जो है वो एडजस्ट ना कर जाए, कि बार बार होता रहेगा और रोते भी रहेंगे। जैसे हम जो है इमाम हुसैन को पीटने वाले भी बहुत हैं और रोने वाले बेकार करने वाले बहुत हैं, लेकिन मुसलमानों के जमे गफीर में 72 आदमी सिर्फ रह गए थे, इसलिए मुमकिन हुआ कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु की जो है वो ये सानिया हुआ करबला का। तो अब बात यह है कि जी लोग निकलते भी हैं लीडर्स के लिए, और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को जब 13 जुलाई को पाकिस्तान आए थे तो तलत हुसैन साहब भी वहां मौजूद थे, वहां पे पार्टी गेट के करीब। है तो बहुत बड़ा जमे कफीर था। तलत साहब ने तो शायद अपने प्रोग्राम में उस वक्त रिकॉर्डिंग करा रहे थे और उसमें सामने खड़े थे, तो 50,000 कह रहे थे, लेकिन क्योंकि मुझे क्राउड का अंदाजा 15-20,000 बंदा, एक बहुत बड़ा बंदा है जो रुकावटों को तोड़ के नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट लेके जाना चाहता था। तो लोग निकलते रहे। ज़फ़ार चौधरी साहब की नाई पे लोग निकले। 1977 में जब भुट्टो साहब ने इलेक्शन के अंदर धांधली की तो 7 जिसको कहना चाहिए कि 10 मार्च 1977 में इलेक्शन हुए तो 14 मार्च को बहुत बंदे निकले। उस दिन मैं एग्जैक्टली वहां मौजूद था, नील हुकूमत मस्जिद में जासर खान वगैरह सब वगैरह उन्हें गिरफ्तारी दी। तो और फिर इफ्तिखार चौधरी साहब का जब 13 मार्च 2007 को आए तो मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने था और भी कई लोग थे। मौलाना फजल रहमान साहब भी वहाँ आए हुए थे, लेकिन बलोच साहब भी,
हमारे बहुत सारे मीडिया के तो बहुत सारे लोग मौजूद थे। तो लोग निकलते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के लिए इतना जोश वलवला, और मैं अभी भी दिल जमाई से समझता हूँ कि उनके जो एक्टिविस्ट हैं या एक्टिव कारकुन है, जो वोकल है, जो एग्रेसिव है, जिनके अंदर गुस्सा है, वो शायद तादाद में हर पार्टी से दुगने होंगे। मैं उनकी टोटल मकबूलियत की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी पार्टियों के पास शायद बाकी जगहों पे मकबूलियत ज्यादा हो, लेकिन वर्कर्स की हद तक जो है अच्छा ज्यादा नियाज है, साहब, लेकिन आपने तफसील से लेकिन निकला नहीं। पूरा कम्प्रीहेंसिव एक एनालिसिस दिया। हमने इसलिए कहा कि लोग और आप हम सारा सुन लें, जो आपने बड़ा अच्छे तरीके से वो किया। फैमिली का क्या रिएक्शन है जब ये सज़ा हुई? डेफिनेटली कि आप उनकी फैमिली के मेंबर हैं और भी बहुत सारी, बल्कि अलीमा खान साहबा का मैं क्लिप देख रहा था, उसमें वो कहती हैं जी कि हमें तो तवक्को थी कि शायद खान साहब को सज़ा मौत दी जाएगी। वो ये कह रही थी कि वो रिजवान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने डेथ पेनल्टी मांगी थी। सो उनका ये कहना था कि हमें तो था कि शायद उनको सज़ा मौत मिलेगी खान साहब को। तो व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द फैमिली? कोई आपकी बातचीत हुई किसी से? देखिए जी, फैमिली जा रहा है, सारी जो बहनें हैं वो इस्लामाबाद हैं, और वो कोर्ट में कल भी थी और वो जा रही हैं। तो बहुत तकलीफ में होंगी, होना चाहिए। उनका भाई है। मुझे किताब है, लास्ट टाइम मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था, कई दफा कर चुका हूँ कई प्रोग्रामों में, कि मैंने 10 अप्रैल के बाद बहुत सारी किताबें जो है उनको दोबारा पढ़ा और अपनी मेमोरी को रिफ्रेश किया। और क्योंकि मुझे पता था कि ये जो बहुत बड़े बुरहान के अंदर वो किताबें जो थी वो लिखी गई और मुझे क्या क्या के नतीजे निकले, चाहे उस टाइम दीवानी में कर्नल खादम राजा की थी या रऊफ फरमान अली की डिवाइडेड पाकिस्तान, स्टेज इन माय ओन कंट्री। लेकिन जो दिलचस्प सूरत जो ममासलत है वो भुट्टो साहब से इमरान खान साहब की। तो मैं 10 अप्रैल 2022 के बाद वो किताबों में गया, तो मुझे से और तो कुछ नहीं करना, प्रोग्राम की बड़ी लिमिटेशन हदूद वजूद है। लेकिन आपको जब कर्नल रफीउद्दीन की किताब लास्ट 323 डेज ऑफ जुल्फिकार भुट्टो पढ़े, मैं तो कर्नल साहब को अल्लाह ताला मेरे ख्याल में बहुत हो गया, मेरा ख्याल है, मुझे यकीन है 2015 में या समथिंग लाइक दैट। बहरहाल बहुत बड़ा काम कर गए कि भुट्टो साहब के बारे में उनके आखिरी 323 दिन की द मोस्ट ऑथेंटिक जो है हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो है। तो उन्होंने कहा कर्नल साहब से उनकी बड़ी दोस्ती हो गई थी, और इंसान की नफ्सियात है इन हालात में, जब आपको हाई कोर्ट फांसी दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर आखिर फांसी दे दी, और उनको फांसी के 1 महीने 25 दिन के अंदर वो कानून है कि फिर आपको अगर अपील रिजेक्ट हो जाए रैम की तो वो आपको मिलती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि कर्नल मुझे और अफसोस नहीं है, मुझे अफसोस यह है कि मेरे साथ ये सुनने वाली बात है कि नुसरत भुट्टो और बेनजीर के अलावा और कोई नहीं है। अच्छा। तो मैं आज अपने ब्लॉग में भी की है, एक दो और प्रोग्राम है, काजमी साहब के साथ बैठ के एक दो बातें की हैं कि जी इमरान खान साहब को ये अभी तो शायद अभी भी ना पता चले, लेकिन जब उनके वकीलों के मैंने बयानात देखे तो मैंने अपने बेटे को जनवरी 2022 में खुद कहा था कि हमारा मामू पे बड़ा वक्त बुरा आने वाला है, और सियासत से बालातर हो के तुम जाओ, और उसको तुम्हारी जरूरत होगी, क्योंकि वो अकेला रह जाएगा या सारे लोग छोड़ जाएंगे। मैं अपनी आंखों से भुट्टो साहब के सारे बड़े बड़े बंदे, आखिरी चीफ मिनिस्टर पंजाब सादिक कुरैशी, आखिरी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गौस बख्श, आखिरी चीफ मिनिस्टर जत्तोई साहब, आखिरी बड़ा राइट हैंड लेफ्ट हैंड मैन पीरजादा कौसर न्याजी, फर्स्ट कजन मुमताज भुट्टो, सारे जब अलग साहब के दस्तरखान में उस वक्त देखे जब भुट्टो साहब बेचारे जेल में थे। तो ये हर पार्टी के अंदर, चाहे वो मजहबी है चाहे वो सियासी है, उनकी टॉप लीडरशिप जो है कॉम्प्रोमाइज है, और कॉम्प्रोमाइज हमारी इंस्टॉलेशन के साथ है। तो इमरान खान साहब के पास फिर मैं सोचता हूँ कि जब भुट्टो साहब, जिसको मैं हमेशा सियासत का PhD समझता हूँ, मेरा ये यकीन है, मैं उनकी बड़ा सख्त मुखालिफ हूँ कि हर चीज के मैं बहुत पाकिस्तानी मिसाइल का समाधान समझता हूँ। इस बावजूद समझता हूँ कि जी पाकिस्तान में बनने के बाद जो सियासतदान पैदा हुए, भुट्टो PhD था,
जीरा फैम फरासत, क्या तदबीर, क्या तदब्बर, क्या उनके नहीं पास सर, मैं आपकी सियासत की। बात काट रहा हूँ, आप मुझे पता है कि आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं इसी पे ही। इतनी जो आपने भुट्टो साहब की क्वालिटीज़ बताई हैं बहुत सारी थी, इससे शायद ज़्यादा भी थी। ये कैसी फहम फरासत थी, कैसी इंटेलेक्ट थी, जो ये इमरान खान साहब की एक सिमिलरिटी मैं ड्रा करता हूँ बिटवीन भुट्टो साहब एंड इमरान खान साहब, कि उन्होंने भी एक 7वें नंबर से जर्नल उठाया और उसको आर्मी चीफ बनाया, वो हैंग डेम। ये मतलब फहम शनास्ती, उनकी इंटेलिजेंस, दुनिया देखी हुई थी, बहुत पढ़े लिखे थे, उन जैसी तो लाइब्रेरी किसी के पास नहीं थी। भुट्टो साहब के पास एक्सपोयर था, पावर थी। इमरान खान साहब, उन्होंने जनरल बाजवा साहब को सेकंड उन्होंने वो दी, उनको ये एक्सटेंशन दी। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब भी उसमें अपनी कोठी में कहते थे वो डेथ सेल में कि मैंने गलती की थी कि उनको मैंने आर्मी चीफ बनाया जिया साहब को। खान साहब भी कहते हैं मैंने जनरल बाजवा साहब को मैंने आर्मी चीफ बनाकर गलती की थी, ओपनली कहते हैं। ये क्या और सिमिलरिटी। और साथ में सर आपने कहा पार्टी लीडरशिप छोड़ जाती होती है, ये कहीं लीडर का भी कसूर होता है? मैंने भुट्टो साहब की इरा को पढ़ा है, मैंने कौमी असम्बली से उनकी स्पीचेस निकलवाई हैं, उनकी बुक्स पढ़ी हैं, और भी बहुत सारा मतलब जो भी उस लिटरेचर था कि एक स्टेज पे जो पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर है वो पॉलिटिकल नहीं रहता, वो डेमोक्रेटिक नहीं रहता, एंड ही बिकम्स अ डिक्टेटर, कि ना अपनी पार्टी के लोगों की बात सुनते हैं, ना पार्लियामेंट की सुनते हैं, ना पोजीशन की सुनते हैं। आपको याद होगा भुट्टो साहब के दौर में पोजीशन के साथ क्या कुछ हो रहा था, ये आपसे ज्यादा तो किसी ने नहीं देखा, आपने भुगता हुआ खुद भी, और भी बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने अपोजिशन खत्म करके रख दी थी, खान साहब ने भी ये कुछ किया, इन्होंने भी अपोजिशन खत्म करके रख दी थी। जब आप अपने अपोजिशन खत्म कर देते हैं, पार्लियामेंट खत्म कर देते हैं, उसकी पावर नहीं रहती, मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन, अदालतों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, हर जगह, ये मैं सियासी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, तो फिर तो आप उसके बाद मौका दे रहे हैं कि दूसरा इंस्टीट्यूशन है और आप रगड़ कर रख दे सर। तो जब आप अपने साथियों की बात ही नहीं सुनते, कोई मशवरा ही नहीं सुनते, ना खान साहब सुनते थे, ना उसके बाद भुट्टो साहब सुनते थे, खान साहब को सबने मना किया, एक एक बंदे ने कहा कि कौमी असम्बली पर इस्तीफा ना दें, आप ये पंजाब और केपीके की हुकूमतें ना तोड़ें, उन्होंने मानी किसी की सर। तो लीडरशिप तो फिर कहेगी कि जनाब के इस वक्त एक पॉलिटिकल सुसाइड मूड में अगर है हमारा वजीर आजम या पार्टी लीडर, तो कोई इतनी जाती वफादारी तो नहीं होती किसी के साथ, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। जो थिंक है अगर आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट मीट नहीं कर रहा प्राइम मिनिस्टर, खुद भी वो खुदकश साइड पे जा रहे हैं, हमें भी लेकर जा रहा है, तो then what are the options with the party leadership? Just I'm trying to be devil's advocate कि पार्टी के लोग अगर कंप्रोमाइज हुए छोड़े, जब उनकी सुनी नहीं जाएगी कि खान साहब खुद भी जा रहे हैं, साथ में पूरा जत्था लेके जा रहे हैं डेथ सेल की तरफ, तो व्हाट शुड दे डू? क्या उनका लीडर सुनता नहीं है? भुट्टो साहब भी नहीं सुनते थे। आई एम सॉरी फॉर दिस लॉन्ग एक लेक्चर, बट आई वांटेड योर इनपुट ऑन इट, सो माय अपॉलॉजीज फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, ये बड़ा एजुकेटिंग था, इसमें बहुत सारी बातें आपने की हैं, वो क्वेश्चन ही है, वो इंफॉर्मेशन है, और आपने बड़ी अच्छी शेयर की है, मेरे साथ भी की है, मुझे भी ज़ाहिर है कोई रहनुमाई मिली है। देखिए जी, बड़ी जबरदस्त बातें हैं। मैं जो आखिरी फिक्रा था, मेरा ख्याल था शायद आप वो जो मेरे जहन में आने वाला था वो अदा कर रहे हैं, लेकिन आपने उससे मिलता जुलता ही अदा किया है सर। आगे ये था कि जो पॉलिटिकल जो फर्ज किया, मैं अपना इमेजिनरी हाइपोथेटिकली पॉलिटिकल आई क्यों कहूं, तो भुट्टो का 100 में से 90 था, और इमरान साहब का IQ 5 या 7 या 8 है। अच्छा। कोई कंपैरिजन। इमरान खान साहब की कुछ सलाहियतें भुट्टो साहब से शायद बेहतर हो, दिलेरी में, करेज में, लड़ने के जो स्टाइल में, हाल दोनों बड़े दिलेर लीडर थे, नवाज शरीफ बड़ा दिलेर लीडर है। तो और इन सारे लीडर्स को मैं बड़ी हाई स्टीम में रखता हूँ कि जो रिजिस्ट किया है, थोड़ा किया है, बड़ा किया है, दरमियाना किया है। तो भुट्टो साहब जो थे उनके अंदर जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली सैवी थे। तो अगला मैं फिक्र ये था कि जब मैं देखता हूँ कि जब भुट्टो साहब, जो आपने और अंदाज में बात की, मैं किसी और जगह इसको लेके जा रहा था कि भुट्टो साहब अपने आप को नहीं बचा सके इतनी अकल के साथ भी, और उनको पता था कि उनकी जो ताकत है वो रायामा है, और रायामा को इस्तेमाल करने के लिए ही उसको कुछ करना है। ये बात कई दफा साबित हो चुकी है कि नवाज शरीफ तस्दीक आमेज मुआहदा करने के बाद, लान तान अपनी पार्टी दिखाने के बावजूद, जब जिंदगी बचा गया 24 नवंबर 2007 को वापस आए, तो दिसंबर 2021 तक उनके मुकाबले में नंबर 2 लीडर कौन था, नंबर 3 कौन था, नंबर 4 कौन था? नवाज शरीफ साहब थे पंजाब में। बाकी जगह भी उनका तूती बोलता था। तीनों दफा हुकूमत बनाई और अपनी लड़के की बिल बनाई, लेकिन वायद है जिन्होंने जो 3 हुकूमतें बनाई पोस्ट जज़िया एरा में, जिन्होंने मेजॉरिटी के साथ बनाई, कोई बंदा इसके अलावा नहीं बना सका मेजॉरिटी के साथ। काफ लीग ने बना सकी मुशर्रफ साहब की सारी तगतों के बाद, और उनको बनाना पड़ा।
तो बात यह थी कि आप जो फरमा रहे हैं उसके अंदर जो दो तीन चीजें इमरान खान साहब के अंदर दिलेरी के बावजूद इस मामले को हैंडल करना आप जो समझते हैं सर, आप समझते हैं नियाजी भाई, वो कहते हैं ना बड़ा लेते जाए एक यूनिवर्सल कोड है, मैं नहीं कह रहा, यार दोस्त नाराज ना हो जाए, वो कहते हैं ये बहादुरी और बेवकूफ़ी में थोड़ा सा मतलब एक डेलिकेट लाइन है कि आप कब बहादुर होते हैं कब बेवकूफ़ होते हैं। इट्स अ वेरी डेलिकेट लाइन है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल कि हु मेंटेन दिस बैलेंस कि मैंने बहादुरी में बेवकूफ़ी नहीं कर बैठनी। तो भुट्टो साहब और खान साहब के उनके हामियों से मादरत के साथ, डू यू थिंक बहुत मिसअंडरस्टूड और वो जो डेलिकेट लाइन थी वो उसको बरकरार नहीं रख सके कि बहादुरी कहाँ शुरू होती है और कहाँ पे बेवकूफ़ी शुरू हो जाती है। एंड सैडली दे पेड मतलब हैवी प्राइसेस फॉर देयर इसके लिए। साहब इससे भी एक और कोट ले लें, क्लीशे है, Sir, when you live by the sword you die you by die the by sword। the sword, yes, absolutely। तलवार की जोर पे जिंदा रहने वाला बंदा जो है ठीक है। वो उसकी मौत तलवार के साथ ही आती है, एक बात। दूसरी बात है कि जी मैं ये बात ये नहीं मान रहा हूँ कि जी कोई वो दिलेरी ने मरवाया, उनको मरवाया है वो जो क्लैपिंग और जो एक लेबर लीडर हो। मैंने भी एक किसी न किसी वाह वाह, संस्था बल्ले में बल्ले। मामूली लेवल हाँ, स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट्स में। यकीन जानो आप किसी और आपके सामने आपके 15 20 100 2000 इनके तो करोड़ों के जो लोग फॉलोअर है और वो ये कहते हैं कि खान साहब आपने ये नहीं करना, तो उसमें आपका बहुत सही अक्ल। और फिर नवाज सिंह भुट्टो साहब इमरान खान साहब की तरह आप हैरान होंगे फाइन असैसिनेटेड पढ़ लें, उनका ख्याल था कि ये मुमकिन ही नहीं है इतनी बड़ी रायमा जो मेरे साथ है जो लग जरूरत करे वेरी कोई ट्रू। फांसी दे हिमालय और वेगा। आपसे ये सर जो बातें इमरान तो बड़ी खान करनी साहब थी, को न्याय साहब बातें बड़ी करनी थी, लेकिन मेरा ख्याल है कोई हमें टाइम की कंस्ट्रेंट है। हालांकि आई लव टू हैव एन आर्गूमेंट विद यू, डिस्कशन विद यू, इट्स ऑलवेज वेरी एजुकेटिंग। तो आपको फिर हम दोबारा जहमत देंगे सर जी। एंड यू आर वेरी काइंड, ऑलवेज वेरी काइंड। अपने मिजाज के खिलाफ हमारी रिक्वेस्ट पे आपके यू लिए आर हाथ ऑलवेज, हमेशा। आई एम सो ग्रेटफुल ब्रदर, आई एम सो ग्रेटफुल। बहुत शुक्रिया। फीजुल्लाह न्याई साहब हमारे साथ मौजूद थे और एनालिसिस दे रहे थे इस फैसले के ऊपर। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर सवेरा प्रकाश बुनेर से, ये पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट हैं। इनसे हम बात करेंगे इनकी कैंपेन के हवाले से, उस इलाके के हवाले से और इनकी जो एक एफर्ट है एज अ वुमन उसके हवाले से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।